बिल्कुल सही एक्शन है सरकार का। जय हिंद है मोदी जी को। इस बात के लिए मैं सैल्यूट करती हूँ सरकार को कि बिल्कुल सही निर्णय लिया है। मैम, नागरिकता संशोधन बिल पहले लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद वो राज्यसभा में भी पास हुआ, पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो लोग किसकी आवाज उठा रहे हैं? मुसलमानों की। सारी जिंदगी मुसलमानों को धुरी बनाकर राजनीति करी। अब अगर हिंदू भाइयों को कुछ न्याय मिलता नजर आ रहा है, क्या हुआ अगर हमारे हिंदू भाइयों को नागरिकता दी जाएगी? क्या दिक्कत है उसमें? ये सब मुसलमानों पे फिर राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान को कोई टेंशन नहीं है। मुसलमान तो अपनी दो रोटी कमाने के लिए सोच रहा है, मेरे को दो रोटी सुकून की मिले, मैं देश के कानून के साथ, देश की सरकार के साथ मुख्य धारा से जुड़कर चलूं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये फिर मुसलमानों को टारगेट पे लेकर आ रहे हैं। हर बात में मुसलमान टारगेट रहना चाहिए। मिल कुछ ना जाए मुसलमान को, लेकिन टारगेट पे कौन रहे? मुसलमान। तो मुझे मेरी हाथ जोड़ के आपके माध्यम से ऐसे जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये संविधान का ढकोसला छोड़िए, मुसलमानों का ढकोसला छोड़िए। कुछ करना है तो अपनी जिंदा दिली, अपनी मर्दानगी पे करिए। मुसलमानों का पीछा लेना छोड़ दीजिए। जब तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास नहीं हुआ था तो उसे रोकने के लिए इस तरह के बयान आ रहे थे, और जब पास हो गया तो उसके बाद सोनिया गांधी कहती हैं कि ये इतिहास का जो इतिहास हमारे दिन है उसका सबसे काला दिन है, और जो बिल पास हुआ है वो जो कट्टरवादी जो शक्ति है वो जीते हैं, कट्टरवादी लोग जीते हैं इस बिल को पास कराने की। जब मुसलमानों की बात हुई थी तो एक और कट्टरवादी जीत हुई थी। मुसलमानों की बात कर करके सारे लोग अपनी राजनीति भांजेंगे। एक ने कहकर, एक ने ना नाम लेकर। करनी तो सबको राजनीति है ना मुसलमानों पर। तो मैं तो आपके माध्यम से यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ सबसे कि मुसलमानों को बख्शिए, मुसलमानों को जीने दीजिए। इस देश में उन्हें कोई डर नहीं है। समाज में सर ऊंचा करके देख रही हैं आप, मैं भी खड़ी हूँ, मैं लड़की होके मुसलमान खड़ी हूँ ना यहाँ पर। सारे भाई मेरा समर्थन कर रहे थे जब मैं किसी मुद्दे पर बोल रही थी। तो यहाँ पर कोई डर दहशत नहीं है। मुसलमानों की राजनीति करना छोड़ें और अपनी चीज़ें देखें। जैसे गरीबी है, प्याज महंगी हो गई, इन सब पे राजनीति करो ना। मुसलमानों पे राजनीति करके क्या मिलेगा? बहुत लंबी राजनीति कर चुके हैं मुसलमानों पे। छोड़ दो बेचारे मुसलमानों को, जीने दो उन्हें आराम से। इसमें अमित शाह ने भी आज कहा कि जिस तरह के कांग्रेस और ओवैसी इस तरह के जो नेता जो बयान दे रहे थे, जो मुसलमानों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें भी अमित शाह ने कहा कि ये जो राजनीति कर रहे हैं और जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बिल के बारे में, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, वो तो मुझे लगता है कि सरकार एक्शन ले सकती है। अगर कोई देश में विद्वेष फैलाने की कोशिश करता है, देश में लड़ाने की बात करता है, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को बिना डरे एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पर। ये नहीं कि हाय हमारे देश में क्या होगा। देश पूरा सरकार के साथ खड़ा होता है जब वो कोई बड़ी चीज़ लेती है। कोई भी स्टैंड लेती है तो देखते हैं आप, पूरा देश भी स्टैंड साथ लेता है, चाहे वो 370 हो, चाहे 35 हो। राम मंदिर हमारा बनने वाला है, अब हम शान से कहते हैं हमारा राम मंदिर भी हमें मिल गया है। तो मुझे लगता है कि अब विपक्षियों को भी सोचना पड़ेगा। मुसलमान राजनीतिक पेड़ा नहीं रहा, अब किसी और चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाइए। 1947 में पहले तो कांग्रेस ही धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर देती है, और आज जब उनमें सुधार करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से ये बिल लाया जाता है तो उस पे भी इनकी रोटियां सेकने रह जाती हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि इस बिल को लाके संविधान की नींव को खोखला कर रहे हैं, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नींव को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से संविधान की बात करते हैं? मुसलमानों को क्या मिला है आज तक? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है दलितों से भी पीछे है मुसलमान। कुछ उठाने के लिए काम किया आपने? नहीं किया ना, तो फिर अब आपका कुछ बात करने का बनता नहीं है मुद्दा। इसलिए सारे विपक्षी दलों से मेरा निवेदन है, मुसलमानों को धुरी ना बनाएं, राजनीति के लिए और कुछ ढूंढें और किसी तरीके की रोटियां सेकें। मुसलमान अब रोटी सिकवाने वाला एक फुटबॉल की तरह बॉल नहीं रहेगा। कभी इसने मारी बॉल, कभी उसने मारी बॉल, कभी इस पाले, कभी उस पाले। अब मुसलमान अपने देश की मुख्य धारा से जुड़कर अपने आप को सम्मानित नागरिक समझते हुए, और जो मुसलमान रह रहे हैं उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। पाकिस्तानी मुसलमान क्यों आएगा यहाँ? पाकिस्तान कौन सी कंट्री है आप मुझे बताइए? हिंदू की मुस्लिम? मुस्लिम कंट्री है। अफगानिस्तान हिंदू कंट्री है कि मुस्लिम? और कौन सी कंट्री का नाम है? बांग्लादेश। कौन सी कंट्री है? तो फिर मुसलमानों को वहाँ पे कौन प्रताड़ित करेगा? यहाँ क्यों बुला रहे उन्हें दामाद बना बना के? फिर यहाँ पर आके वो सारे दामाद आपके चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार में जो बच्चे पकड़े जाते हैं ना, ये 18 से 25 साल वाले, ये कौन है? पता कर लीजिए। बिल्कुल सही एक्शन है सरकार का। जय हिंद है मोदी जी को। इस बात के लिए मैं सैल्यूट करती हूँ सरकार को कि बिल्कुल सही निर्णय लिया है।
मैम 9 नवंबर को राम मंदिर में फैसला आया था, उसके बाद भी कुछ लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकने की बात की थी और उसमें रिव्यू पिटीशन के लिए डाल दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो आज 5 जजों ने उस पर बैठक की, 50 मिनट तक उन्होंने बातचीत की इस पर और उसके बाद उन्होंने फैसला सुना दिया कि जो 18 याचिका डाली गई थी उन्हें खारिज कर दिया है कि जो फैसला 9 तारीख को सुनाया गया था अब वही माना जाएगा। राम मंदिर क्या मुसलमानों के दिल में नहीं है? ऐसा कौन कह सकता है कि मुसलमान राम मंदिर बनने से नाराज होगा? कोई नाराज नहीं होगा। ये तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव सो कॉल्ड मुसलमानों के नेता ये मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं नाम ले लेकर, देखो देखो राम मंदिर बन गया तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। मुसलमान नाराज नहीं होगा, इनकी रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी। अब इनको रोटी कौन देगा? मुसलमानों पे तो राजनीति करते थे। तो मैं तो कह रही हूँ हमारा राम मंदिर बने और आप देश के मुसलमानों से एक गुहार लगाइएगा, देखिएगा कैसे चलेंगे सारे अपने वहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए गर्व के साथ खड़े होंगे सारे मुसलमान भाई भी। ये 4-5 जो चंगू मंगू नेता है ना, ये चंगू मंगू नेता अब इनकी राजनीति हो चुकी है चौपट। इन सब की दुकानें बंद करी हैं सरकार ने और उन मुसलमानों ने जिन मुसलमानों के नाम पर ये रोटियां भांज के राज्यसभा में बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, पेट इतने मोटे मोटे हैं, टोपी लगाई दाढ़ी लगाई, अपना पहुंच गए वहां पर मजे लेने के लिए। तो अब इनकी हो गई राजनीतिक बत्ती गुल और अब मुसलमान जुड़ेगा देश की मुख्यधारा से। फिर कह रही हूँ आपके माध्यम से, मुसलमान सर गर्व से ऊंचा करके इस देश में रहता है और आगे भी सम्मान के साथ रहेगा। मैम उन लोगों के खिलाफ क्या कहना चाहोगे जो रिव्यू पिटीशन डाल रहे थे कि इस मुद्दे को फिर से खोला जाए और इसमें फिर से सुनवाई हो और राम मंदिर जो बनने वाला था अयोध्या में उसमें टाइम हो जाए? शर्म आनी चाहिए उन्हें, शर्म आनी चाहिए। अभी हार कर आए हो, अभी शर्मिंदा होकर आए हो, कोर्ट में एक भी चीज पेश नहीं कर पाए, सालों से लड़ रहे थे केस। मैं उन वकीलों से ये पूछ रही हूँ, सालों से केस लड़ रहे थे ना, कुछ सबूत नहीं दे पाए ना मस्जिद का? क्यों नहीं दे पाए? इतने ही मर्द थे तो सबूत लेकर पहुंचते वहां पर, सबूत तो दे नहीं पाए। अब सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दे उछाल लें। तो इनको माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मुसलमानों को जीने दीजिए। बहुत खुश हैं, हैप्पीली। बारिश पड़ रही है, मुझे पता है आपको थोड़ा रुकने में, पर मैम एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि शिवसेना आज तक जो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर लड़ाई करती थी, पर जब यहाँ पे जो फैसला आया उन्होंने कहा कि चलो ठीक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो जिसमें हिंदुओं और शरणार्थी हैं उन्हें जगह दी जाएगी, पर उसके बावजूद भी शिवसेना ने अपना रवैया बदल लिया, वो उस उल्टा बीजेपी को ही तंज कसती है इस बिल को लेकर। अब शिवसेना दो नावों में पैर रखकर चल रही है कि कहीं मेरी सरकार ना निकल जाए मेरे हाथ से, तो ये भी ना नाराज हो जाए और वो भी ना नाराज हो जाए। इसलिए एक बार ही पक्ष में वोट करती है और एक बार ऐसी बात कहती है ताकि कांग्रेस और शरद पवार वाली पार्टी एनसीपी नाराज ना हो जाए। तो मुझे लगता है शिवसेना को भी संभलना पड़ेगा। दो नाव में पैर रख के चलने वाला कभी पार नहीं होती उसकी नौका। चीज़ है कि जनता ने इस चीज़ को स्वीकार किया है और राज्यसभा में भी जब बिल पास हो गया है, मेजॉरिटी का रोल होता है, तो इसमें फिर बाद में कोर्ट में जाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी जो है संविधान की बनाई हुई चीज़ों को ही पालन